हेलो फ्रेंड्स, मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में और करंट अभी क्या चल रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो मालदीव गए हुए विजिट कर रहे हैं वहां पे। तो लेकिन आज मैं इस बार इस टॉपिक पे को डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी दो तीन वजह है। एक, चाइना का इन्फ्लुएंस वहां क्या रहा। क्या इंडिया के सेंटिमेंट नवंबर 2023 के वहां बढ़े। तो कुछ इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं नवंबर 2023 की, जब वहां पे मालदीव में प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। और वहां पे जो मुइज़्ज़ू थे, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वो एक प्रोग्रेसिव पार्टी की तरफ से फाइट कर रहे थे इलेक्शन के लिए। और वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और मुइज़्ज़ू को जो सपोर्ट मिल रहा था वो चाइना को मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ाना चाह रहा था। तो वहां पे जो मुइज़्ज़ू थे उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया और कहा कि हम इंडिया की जो भी चीज है, चाहे उसकी एयरक्राफ्ट हो, चाहे वहां की रेस्क्यू मिशन हो, हम सब बंद कर देंगे। इंडिया से एक तरीके से जो रिलेशन था वो खत्म करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडियन इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब 2023 में वो जीत जाता है मुइज़्ज़ू विद द हेल्प ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना ने इस कैंपेन में पूरा सपोर्ट किया था, इंडिया आउट कैंपेन जो वहां के लोग भी चला रहे थे। तो ये चीज चलती रही। फिर जब वो इलेक्शन जीत जाता है मुइज़्ज़ू नवंबर 2023 में, तो उसके बाद इंडिया की जो रिलेशन है मालदीव के साथ वो बिगड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी को भी कई तरीके से वो बता रहे थे, एक तरीके से मीम बना रहे थे, 2023 की बात कर रहे थे। तो वहां पे इंडिया ने उसको सबक सिखाया साइलेंटली। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है मुइज़्ज़ू, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी इंडिया की चीजें थी वो सब लौटा देता है। चाहे इंडिया का डोनियर एयरक्राफ्ट हो, चाहे इंडिया का लाइट वेट हेलीकॉप्टर हो, इन सबको वो उसने रिटर्न कर दिया था। और इंडिया के जो भी पर्सनल थे, जो भी आर्मी स्टाफ थे, जो भी वहां पे थे, सबको इंडिया वापस भेज दी। और इंडिया इस चीज को बहुत बस ऑब्जर्व कर रहा था और इंडिया ने बिना कोई रिएक्शन दिए इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ने दिया और साइलेंटली वहां से अपने जो भी चीज थी उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन रॉ ने एक रिपोर्ट भेजी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कि आप बस वेट एंड वॉच करिए, अब देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में कैसे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया आउट कैंपेन जो था और मुइज़्ज़ू का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उससे फर्क पड़ा और वो जीत गया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इंडिया का जो वहां पे इन्फ्लुएंस है कुछ ज्यादा बढ़ते जा रहा है हर चीज में, चाहे वहां पे टूरिज्म हो, चाहे वहां की इकोनॉमी हो, हर चीज में इंडिया का इन्फ्लुएंस था। इसलिए वहां के जो लोकल लोग थे इंडिया आउट सेंटिमेंट वहां पे चला रहे थे। तो ये तो यहाँ की एक बैकडोर की बात हो गई। लेकिन एक थी कि रॉ ने जब रिपोर्ट बताई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कि आप वेट एंड वॉच करिए और जो मालदीव को एक तरीके से ऑब्जर्व करिए, आप कोई रिएक्शन मत दीजिए। अभी चाइना का इन्फ्लुएंस वहां बढ़ रहा है तो हम थ्री फ्रंट फोर फ्रंट वॉर एक साथ नहीं खेल सकते। आइदर वो सॉफ्ट पावर के लिए हो, हार्ड पावर के लिए हो, हम किसी चीज को भी यूज नहीं कर सकते मालदीव के लिए। क्योंकि मालदीव 5 लाख पॉपुलेशन वाले एक आइलैंड है ना। तो वो बस ऑब्जर्व करना चाहते कि क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइना का। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये चीज चल रहा था, चाइना ने भी सक्सेसफुली वहां पे कैंपेन को लॉन्च करके वो जीत गया था। लेकिन बात आती है एक लंपुआ टापू था वहां पे, आइलैंड लंपू आइलैंड, वहां पे जो मालदीव के लोग थे वो रहते थे वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ, 27 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेग्नेंट थी वहां पे। फिर उसने बहुत ज्यादा हेल्प मांगी चाइनीज से, और कि चाइनीज कोई रेस्क्यू मिशन वहां पे करेगा और उसको माले की जो भी हॉस्पिटल है वहां पे उसको शिफ्ट करेगा। और मालदीव गवर्नमेंट से भी उसने हेल्प मांगी, बट शी डाइड। और वहां से उसको कोई हेल्प नहीं मिली, तो वहां के लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस रहता है हर कंट्री पे, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है। लेकिन इंडिया का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कल्चरली टाइट रहता है, कल्चरली कनेक्ट रहता है, इमोशनली कनेक्ट रहता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है इंडिया जब भी किसी दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करता है। ये इंडिया और चाइना में डिफरेंस है। तो वहां पे फेसबुक में भी इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ और कहीं ना कहीं उनके लोगों को लगा यार कि इंडिया रेस्क्यू मिशन करता था, चाइना जो मालदीव है ना वो एक आइलैंड कंट्री है। कहीं ना कहीं वहां पे समर्स आइलैंड की भी आपने ये सुनते होंगे, ये चीज होती रहती है ना कि एकदम से तूफान आ गए, समुद्री तूफान, और रेस्क्यू मिशन जरूरी रहता है। तो चाइना का धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि चाइना कहीं ना कहीं वो जरूरत के लिए हेल्प नहीं कर सकता है वहां पे उन लोगों के लिए। ऐसे कुछ टाइम बाद अड्डू अटॉल करके एक जगह है वहां पे 3 फिशरमैन लोग वहां पे मतलब फिशिंग करने या कुछ भी वो गए थे वहां पे बीच समुद्र पे। तो वहां पे उनको ये पता चलता है यार कि समुद्री तूफान का जो वो है वो एकदम से बढ़ रहा है। तो उन्होंने वहां पे डिस्पर्स कॉल किया कि वहां की गवर्नमेंट को, वहां के मालदीव कोस्टल गार्ड को। तो मालदीव कोस्टल गार्ड ने सपोर्ट चाइना को मैसेज भेजा कि वहां के आपके जो भी वहां है पर्सनल, आप उसको भेजिए और इस ऑपरेशन को खत्म करिए और वहां के लोगों को रेस्क्यू करिए। लेकिन चाइना ने सीधे सीधे रिफ्यूज कर दिया और कह दिया कि क्लियरेंस नहीं है हमको वहां जाने की,
तो चाइना ने अपना ये वाला राग अपनाया और कह दिया कि हमको क्लियरेंस नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, जो 3 फिशरमैन थे वो डाइड हो जाते हैं। तो वहां पे भी प्रोटेस्ट होता है, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज भी सर्कुलेट करने के एटलीस्ट इंडिया रेस्क्यू मिशन को तो वहां पे सबसे पहले आता था इंडिया, कहीं भी रेस्क्यू होना हो तो वहां के लोगों को अगर रेस्क्यू नहीं कर पा रही है कोई गवर्नमेंट और किसी के इन्फ्लुएंस से वो ऐसी चीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों का सेंटिमेंट शिफ्ट होना जरूरी है। क्योंकि वहां पे जो मालदीव के लोग थे वो प्रो चाइना सेंटिमेंट था उनके लिए। क्योंकि चाइना आएगा, चाइना डेवलप करेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उनको बेटर फैसिलिटीज देगा, बेटर मेडिकल इक्विपमेंट देगा, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी देगा। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा ऐसा। तो प्रो चाइना था मालदीव। लेकिन धीरे धीरे जो सेंटिमेंट है ना शिफ्ट होने लगा टुवर्ड्स इंडिया। और ऐसा ये सब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा था और वहां के लोगों को ये चीज पता चल रही थी। फिर एक चीज और होती है, ये 2 डिस्कशन तो हो गया, लेकिन एक चीज थी, एक था माले में क्या हुआ था कि जो इसके गुडविल जेट रखे हुए थे, गुडविल के लिए वो जेट रखे हुए थे चाइनीज अपने वहां पे। लेकिन वहां पे कोई क्लियरेंस नहीं था, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, वो उस मालदीव की एयरपोर्ट पे वो जेट उसके रखे हुए थे ऑब्जर्व करने के लिए। बट वहां पे उनके पास कोई क्लियरेंस भी नहीं था, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था, कोई भी चीज उसमें नहीं थी कि वो हेल्प कर सके। तो ये रिपोर्ट जर्नल वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट थे उसने पब्लिश कर दी। तो वहां के लोग इससे और ज्यादा आक्रोश में आए कि दूसरी कंट्री का जेट हमारे एयरपोर्ट पे क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को, उनकी मेंटेलिटी को, उनके एसेट्स को एक हाईजेक करने का चाइना का एक बैक ऑफ द माइंड जो उनका सिस्टम है वो वर्क कर रहा था वहां पे। और वहां के जो मालदीव के लोग जो चाइना से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वहां चाइना उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चाइना किसी भी रेस्क्यू मिशन में उनको हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो ये सब चीज चली। लेकिन जून में क्या होता है कि जो मालदीव की एक जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसने मुर्जे के पास गए, प्रेसिडेंट के पास, और ग्राउंड रियलिटी बताई कि आपकी गवर्नमेंट जो है, आपकी गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं है वहां पे, और कहीं ना कहीं इसको आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इस चीज में वहां पे उनको समझ में आया, उनको रिपोर्ट दी पूरी कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो है सेंटिमेंट को पीपल को लेकर वो चाइना के अगेंस्ट में होते जा रहा है। तो इस तरीके से वहां की जो इंटेलिजेंस सर्विस थी उसको बताया कि इंडिया का प्रेजेंस ना होना मालदीव में सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो रहा है, क्योंकि हम अपने लोगों को सेफ नहीं कर पा रहे किसी ना किसी वजह से। तो ये बताया। लेकिन रॉ ने भी फिर क्या हुआ, रॉ ने उसके जो एसेट थे, रॉ के जो सोर्सेस थे, उनने बताया लोगों को वहां पे, और एक तरीके से रिपोर्ट लीक कर दी वहां पे लोगों के लिए, और लोगों को बताया कि जो चाइना है ना वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर रहा है वहां पे कि वो ड्यूल पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अब ड्यूल पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज हो सकता है। कहीं ना कहीं वहां के लोगों को मानना था कि चाइना आएगा तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल्स, है ना। बट ऐसा नहीं, वो मिलिट्रीली भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था कि अपनी कनेक्टिविटी, अपना एक्सेस बढ़ाए वहां पे। और जो इंडियन ओशियन का जो पार्ट है वो एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पे है। पहले तो ऐसा भी बोल जाता था कि दो एक थ्योरी है कि जिसने अब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया उसने दुनिया पे कब्जा कर लिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि अफगानिस्तान में कोई भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवर नहीं रहा है, वहां पे कोई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है ड्यू टू डिफिकल्ट है। कोई दूसरी ये भी बोलते हैं कि अगर आपने इंडियन ओशियन में कब्जा कर लिया तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी अटलांटिक और पैसिफिक, इसलिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, छोटा सा पॉइंट था। तो ऐसा चला। लेकिन उसके बाद क्या होता ना कि जो रॉनी वाली रिपोर्ट थी और फिर बताया वहां के लोगों को कि सिविलियन और ड्यूल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वहां के लोगों में बहुत ज्यादा एक हेट्रेड डेवलप होने लगी और प्रो चाइना से वो एंटी चाइना की तरफ बढ़ने लगे वहां के लोग। तो मतलब 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए वहां पे। तो रॉ ने भी मतलब उस टाइम पे भी बहुत हेल्प की थी इंडिया की टूरिज्म एग्रीगेट को लेकर। उन्होंने बताया कि जो इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर है ना वो इतनी अच्छी डील ना लेके आए कि इंडिया के जो लोग है ना मालदीव को जाए। तो इंडिया ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया था मालदीव को लेके। तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल प्लान रहा है इंडिया का कि इंडिया ने कंप्लीटली मालदीव को बॉयकॉट किया। तो इससे क्या होगा, जो टूरिज्म सेक्टर था वो इम्पैक्ट हुआ वहां पे, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी जो है ना वो टूरिज्म सेक्टर पे डेवलप कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा जो है वो इंडिया को हुआ कि वहां के लोगों को एटलीस्ट पता चला कि अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि होटल वालों ने भी वहां की गवर्नमेंट को मैसेज भेजा और कन्वे किया कि यार इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना उनके ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो भी बैकग्राउंड चल रहा है ना, तो
इसी को लेके चल रहा है, क्योंकि चाइना आपको पैसे दे देगा लेकिन कई चीज वो लीज पे भी रख लेगा। आपने देखा होगा श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर के लिए लीज पे लिया। जो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है वो भी डायरेक्ट एक्सेस करने लगा है। तो चाइना कहीं ना कहीं आपको पैसे तो दे देगा लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर आपको अपना जो भी लैंड है, जो भी कनेक्टिविटी, जो पोर्ट है, जो एक्सेस है, चाइना को देना पड़ेगा फॉर 100-200 ईयर के लिए लीज पे। तो कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी इस पे खतरे पे पड़ेगी। तो उनको फिर इंडिया की प्रेजेंस समझ में आएगा, चाइना का माइंडसेट समझ में आएगा। चाइना एक मॉनिटरी ही वर्क करता है। चाइना कहीं भी सेंटिमेंट इमोशन को लेकर सामने नहीं आता है। चाइना हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ना जाने कितने देशों को यूज किया है। यूटिलिटी चाइना चाहता है कि कैसी यूटिलिटी हो जाए, ये सब तो बैक चल रहा था। लेकिन एक चीज और होती है कि मालदीव के जो टेक्नीशियन थे उन्हें रिजाइन दे थे। वो बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो क्या करते थे, रेडार को है ना ऑपरेट करते थे। वो एयरफोर्स में काम करते थे। तो उनको समझ में आया कि चाइना ने जो रडार लगाए हुए हैं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के, ना वो उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना वो ऑपरेट कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मालदीव का जो एयरफोर्स है उसको चाइना ने हाईजैक कर लिया था। तो कुछ ऐसा सिनेरियो भी वहां पे बना। तो एक फिर रिपोर्ट और लीक हो जाती। फिर वहां पे मीडिया जो थी उसको भी ये चीज पता चलती। मीडिया ने इस खबर को बहुत ज्यादा उछाला। तो इससे समझ में आया यार कि मालदीव की गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं चाइना से दोस्ती करके इंडिया को इनेमी बनाना उनकी ही ग्रोथ के लिए एक हर्डल हो गया है ना। तो फिर आंखें खुली मालदीव की। फिर इंडिया को एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू बताया, कम्युनिकेट किया वहां के प्रेसिडेंट के ऑफिस से कि आपके जो भी मिशन चलते थे, आपकी जो भी रेस्क्यू, आपके ने जो भी चीज की थी, आप उसको दोबारा से कंटिन्यू करिए। बट शर्त एक भी रखी कि हमारा जो कैंपेन था, इंडियन आउट कैंपेन, जिससे हम पावर में आए, कहीं ना कहीं अपोजिशन इसका बैकफायर हमको करेगा। तो आप बस इसको पब्लिकली ना बोले और आपकी जो मिशन है, आपकी जो भी प्रेजेंस है वहां पे आप बढ़ाइए वहां पे। और जो भी चीज आप पहले करते थे, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कुछ भी, तो आप वहां पे दोबारा से रिवाइव करिए। तो इंडिया इस चीज के लिए इंसिस्ट करके, और इंडिया ने कुछ नहीं इतना मतलब बताया और समझी उनकी बात कि इंडिया आउट का कैंपेन जो मुर्जू जो प्रेसिडेंट बना था, तो उन्हीं को बैकफायर कर जाएगा। फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर अनस्टेबिलिटी होगी, फिर चाइना फिर उनको सपोर्ट करेगा। तो अगर स्टेबल गवर्नमेंट है अभी और इंडिया की प्रो इंडिया की तरफ सेंटिमेंट हो रहा है तो ये अच्छा ही है। तो इंडिया ने इस चीज को समझा। तो इंडिया ने बस एक पब्लिकली कहा कि आप हमारे जो भी पर्सनल जाएंगे आप उसको पब्लिकली थैंक यू बोलेंगे। तो इस चीज पे वो लोग राजी हो गए। तो सितंबर में क्या होता है ना 2024 में कि इंडिया का रेस्क्यू मिशन वहां पे काम करने लगा। और जो करने लगा तो दिसंबर में इमरजेंसी एविएशन टीम को म्यूजियो ने पब्लिकली थैंक यू बोला। फिर उसके बाद से इंडिया और मालदीव के रिलेशन कहीं ना कहीं इंप्रूव हुए, क्योंकि पब्लिकली इंडिया को एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट करना मालदीव के लिए ये जरूरी हो गया था। और चाइना की जो एक मेंटेलिटी थी उससे उनको समझ में आया। तो फिर इस चीज से क्लियर हो गया कि इंडिया की यूटिलिटी आप खत्म नहीं कर सकते। फिर फरवरी में मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आए। फिर इंडिया के साथ डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू दोबारा से रिलेशन को स्टेब्लिश किया। और अभी 68 ईयर हो गए इंडिया मालदीव के रिलेशन के लिए। और 68 ईयर में इंडिया जो अभी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करेगा, एनिवर्सरी को 68, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट साइन होगा। वहां पर एक कनेक्टिविटी के लिए, वहां पे टूरिज्म के लिए बहुत सारे पैकेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन होंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया और मालदीव का जो रिलेशन है दोबारा से रिवाइव हुआ है। इंडिया की यूटिलिटी उनको समझ में आई है कि इंडिया को दुखी करके आप ग्रोथ तो नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आपको ओवरऑल पिक्चर मैंने देने की कोशिश करी है। एक जस्ट एक बैकग्राउंड था, जो भी चीज पढ़ी वो एक रिसर्च के थ्रू है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो कि इंडिया का की जरूरत है मालदीव के लिए। तो अगर मैं 2 मिनट और लूँ इसका, तो सिंपल ये बताऊंगा कि जो इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजी लोकेशन पे है ना। इंडिया का होना सपोर्ट करना, क्योंकि इंडिया हमेशा सबसे पहली कंट्री एक ऐसी है जो रेस्क्यू में सबसे पहले जाती है, चाहे वो टर्की हो। इंडिया टर्की के रिलेशन खराब है, बट वहां पे जब अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां पे सबसे ज्यादा मदद भेजी। नेपाल से भी इंडिया के रिलेशन उतने नहीं थे, लेकिन भेजा वहां पे। तो इंडिया कभी नहीं देखता है कि हमारा नेबर कौन है, हमारा एनिमी कौन है, हमारा फ्रेंड कौन है। जब भी वहां पे कोई इमरजेंसी आती है तो इंडिया एक पहली कंट्री होता है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर, इंडिया का जो कल्चरल इंपोर्टेंस है, इंडिया का एक इमोशनल बॉन्ड है बिटवीन डिफरेंट कंट्री के साथ, वो एक बहुत जरूरी है। तो वहां के जो लोग हैं, जो पीपल टू पीपल की जो कनेक्टिविटी है ना, वो ऐसे ही बढ़ती है। तो इसलिए इंडिया की तरफ जो सेंटिमेंट है मालदीव का शिफ्ट होता है। और वहां के लोगों को रियलाइज होती है उनकी मिस्टेक कि इंडिया आउट कैंपेन सही नहीं था और प्रो इंडिया कैंपेन ज्यादा बेटर है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।